अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम CS 621 के वीक नंबर 10 को स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर आपको याद हो तो हमने मिड टर्म में भी इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स सीखी थी। तो आज हमारे पास दोबारा से ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है कि मैसेज पासिंग एक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। मतलब कि जो मैसेज पासिंग है ये कम्युनिकेशन का एक मेथड होता है जो प्रोसेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मैसेज को एक्सचेंज करवाता है ताकि इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा सके और कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ हो सकें। तो ये यहाँ पे शॉर्ट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन। इसके अलावा इसमें MCQs भी बनते हैं कि मैसेज पासिंग कौन सा मेथड है। तो ये मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि प्रोसेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मैसेज को एक्सचेंज करवाता है। और किस लिए करवाता है? ताकि इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके और एक्टिविटीज़ जो हैं वो कोऑर्डिनेट हो सकें। उसके बाद यहाँ पे मैसेज पासिंग मॉडल के बारे में कुछ डिटेल बताई गई है जो MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये है कि मैसेज पासिंग जो है ना वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली पैरेलल प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम में यूज़ होती है। इसके अलावा ये बताया गया है कि प्रोग्रामर जो है ना वो पैरेललिज्म को डिटरमाइन करता है। ये MCQs में पूछा जाता है कि पैरेललिज्म को कौन डिटरमाइन करता है, तो प्रोग्रामर इसे डिटरमाइन करेगा। इसके अलावा ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें हर प्रोसेसर की अपनी ही एक लोकल मेमोरी होती है और वो डेटा को एक्सचेंज करने के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसकी दो टाइप्स होती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैसेज पासिंग मॉडल की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी हैं। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, साइक्रोनस और असाइक्रोनस। उसके बाद मज़ीद इसके बारे में बताया गया है कि जो प्रोसेसर्स होते हैं वो मैसेज पासिंग लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं? ताकि आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो ये इस तरह भी पूछा जाता है कि प्रोसेसर्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो मैसेज पासिंग लाइब्रेरीज़ का यूज़ करते हैं जिसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सेंडर प्रोसेस का एड्रेस होता है, यानी कि जिसने मैसेज सेंड करना है उसका एड्रेस होता है। इसके अलावा सेंडर मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस होता है। सेंडिंग डेटा की डेटा टाइप होती है कि डेटा है किस तरह का, उसकी क्या टाइप है, उस डेटा का क्या साइज़ है। इसके अलावा रिसीवर प्रोसेसर का डेटा, यानी कि जिसने मैसेज रिसीव करना है उसका क्या एड्रेस है। इसके अलावा रिसीवर की जो मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। उसके बाद यहाँ पे मैसेज पासिंग मॉडल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, लाइक उसकी कुछ खासियत बताई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपने सेम एड्रेस बताना होता है कि मैसेज पासिंग मॉडल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो हर मॉडल के जिस तरह के कुछ कोई ना कोई ख़ास बात होती है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे मैसेज पासिंग मॉडल की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मतलब कि हर टास्क अपनी लोकल मेमोरी यूज़ करता है। जिस तरह की हमने पहले भी बात की है कि इसमें हर प्रोसेसर की अपनी ही एक मेमोरी होती है, तो इस तरह हर टास्क जो है वो अपनी ही लोकल मेमोरी को यूज़ करेगा। डेटा एक्सचेंज जो करना है वो सेंड और रिसीव मैसेजेस के ज़रिए होगा, क्योंकि मैसेज पासिंग का मतलब क्या होता है कि मैसेज सेंड करना या रिसीव करना। जिस तरह आप व्हाट्सएप पे बात करते हैं, फेसबुक पे किसी के साथ चैट करते हैं, आप मैसेज सेंड करते हैं और रिसीवर आपका मैसेज देखता है, सीन करता है, बाद में आपको रिप्लाई करता है और आपको जब रिप्लाई रिसीव हो जाता है तो वो रिसीव कहलाता है। तो इसी तरह मतलब कि जब आप मैसेज सेंड करते हैं आपको उसका रिस्पांस मिलता है, जवाब रिसीव होता है, तो ये एक मैसेज पासिंग का कॉन्सेप्ट बन जाता है। इसके अलावा ये है कि डेटा ट्रांसफ़र के लिए जो कॉपरेशन है वो लाजमी है। मतलब जब भी आपने कम्युनिकेट करना है तो उसमें कॉपरेशन होगा, फिर ही आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप किसी को मैसेज करें लेकिन वो आपका मैसेज सीन करके छोड़ दे, आपको रिप्लाई ही ना करे। तो इस तरह तो कम्युनिकेशन नहीं होगी, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ तब होगी अगर आप मैसेज करें और जो रिसीवर है वो आपका मैसेज देखे और आपको दोबारा से रिस्पॉन्स भी करे, तो इसे बोलते हैं कम्युनिकेट करना। उसके बाद है मैसेज पासिंग इंटरफेस। मैसेज पासिंग इंटरफेस में क्या होगा कि प्रोसेसर के पास काफ़ी थ्रेड्स होते हैं, लाइक मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट MCQ है वो ये है कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपने इन दोनों के नाम देखने होते हैं कि जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोसेस है इसमें साइक्रोनाइजेशन होगी। साइक्रोनाइजेशन के बाद डेटा का एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेसर की तरफ मूव करना, मूवमेंट जो है वो भी इसमें इंक्लूड होती है। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है विच इज़ टाइप्स ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग मॉडल्स। इनकी जो नाम है, इनकी जो टाइप्स हैं वो सेम एज इट इज़ आपने शॉर्ट में लिखनी होती हैं। तो सबसे पहले है डेटा पैरेलल। डेटा पैरेलल में SIMD यूज़ होता है, मतलब कि सेम इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि मल्टीपल डेटा आइटम्स पे अप्लाई किए जाते हैं। उसके अलावा टास्क पैरेलल है जिसमें MIMD यानी कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होंगी और मल्टीपल डेटा पर ही वो अप्लाई की जा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे SPMD यानी कि सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल डेटा होता है। और यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि जो SPMD है वो
MIMD के इक्वल होता है, मतलब कि इसमें भी आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, मल्टीपल डेटा यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैसेज पासिंग के बारे में बताया गया है कि जो मैसेज पासिंग है वो MIMD और SPMD पैरेललिज्म के लिए होती है। इसके अलावा जो HPF है वो SIMD इंटरफेस की एक एग्जांपल है। तो ये वाली जो लाइन है ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि पैरेलल कंप्यूटिंग मॉडल्स के कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन से हैं, इनके नाम अपने सेम मैसेजेस याद करने हैं। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद इसके बारे में बताया गया है कि जो मैसेज पासिंग इंटरफेस है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज पासिंग स्पेसिफिकेशन होती है। इसके अलावा ये पोर्टेबल होता है और फोरट्रॉन के साथ पोर्टेबल है। इसके अलावा C या C++ इंटरफेस के साथ भी ये पोर्टेबल हो सकता है। इसके अलावा इसमें काफ़ी फंक्शंस होते हैं और इसमें पैरेलल प्रोग्रामिंग जो है वो रियल होती है और इसे डीबग करना यानी कि इसमें एरर्स वगैरह को फाइंड करना डिफिकल्ट होता है। मज़ीद यहाँ पे इसके बारे में हिस्ट्री बताई गई है। तो हिस्ट्री में सिर्फ ये बताया गया है कि जो प्रोग्रामर है वो ऑल पैरेललिज्म को डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं अपनी लास्ट स्लाइड्स में। इसके अलावा ये बताया गया है कि मैसेज पासिंग लाइब्रेरीज जो है वो 1980 से अवेलेबल हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो इसकी लाइब्रेरीज हैं, वेराइटी ऑफ मैसेज पासिंग लाइब्रेरीज 1980 से अवेलेबल हैं। एंड 1992 में इसका MPI फॉरम बना, ठीक है। और फॉरम का एक गोल था कि एक स्टैंडर्ड इंटरफेस बनाना है। और इसके अलावा ये है कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 जो है ना मैसेज पासिंग इंटरफेस का वो 1994 में रिलीज़ हुआ, लेकिन पार्ट 2 जो है वो 1996 में रिलीज़ हुआ। तो ये इसकी जो हिस्ट्री है सिर्फ MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये है कि MPI जो है वो डिफैक्टो इंडस्ट्री बन चुकी है, यानी कि मैसेज पासिंग के लिए। इसके अलावा यहाँ पे ये बताया गया है कि शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर्स में जो MPI है ना वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए नेटवर्क को यूज़ नहीं करते, बल्कि वो शेयर्ड मेमोरी को यूज़ करते हैं क्योंकि कुछ परफॉर्मेंस रीजंस होती हैं। उसके बाद यहाँ पे लाइब्रेरी इंटरफेस है। लाइब्रेरी इंटरफेस में बोला गया है कि जो यहाँ पे मैसेज पासिंग इंटरफेस है वो स्पेसिफिकेशन होती है, लेकिन किसके लिए स्पेसिफिकेशन होती है? डेवलपर्स के लिए। इसके अलावा जो मैसेज पासिंग लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं वो तमाम यूज़र, उन तमाम के लिए वो स्पेसिफिकेशन होती है और इट सेल्फ ये कोई लाइब्रेरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लाइब्रेरी इंटरफेस लिखा है, लेकिन जो आपके पास मैसेज पासिंग इंटरफेस है वो इटसेल्फ कोई लाइब्रेरी नहीं है, बल्कि वो स्पेसिफिकेशन होते हैं फॉर द डेवलपर्स एंड यूजर्स ऑफ द मैसेज पासिंग लाइब्रेरीज, मतलब कि जो यूज़र मैसेज पासिंग लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए कि मैसेज पासिंग लाइब्रेरी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, ये यहाँ पे आपने ने सेम एज इट इज़ ही देखना होता है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास है एक्सटेंडेड मैसेज पासिंग मॉडल। इसके अलावा ये है कि ये ना तो ये कोई लैंग्वेज है और ना ही कंपाइलर स्पेसिफिकेशन है। इसके अलावा ये इम्प्लीमेंटेशन या फिर कोई भी प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक नहीं है। इसके बाद यहाँ पे मज़ीद इसके बारे में कुछ MCQs हैं कि जो मैसेज पासिंग इंटरफेस है वो पावरफुल, एफिशिएंट एंड पोर्टेबल वे प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें जो लाइब्रेरीज़ हैं वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर दी गई हैं कि यूज़र की नीड को इलेमिनेट किया जा सकता है, मतलब कि यूज़र की इस ज़रूरत को कम किया जा सकता है कि वो बहुत ज़्यादा MPI पोर्टेबल को सीखे, उसके पास इतना नॉलेज हो। उसके बाद यहाँ इसके कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं जो सिर्फ आपने MCQs के लिए देखने हैं कि जो MPI है वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें कलेक्टिव ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस क्या हैं, कितने हैं, कौन कौन से हैं, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें बैरियर सिंक्रोनाइजेशन, गैदर स्कैटर ऑपरेशंस, इसके अलावा ब्रॉडकास्ट और रिडक्शन शामिल हैं। इसके अलावा इसमें प्री डिफाइंड एंड ड्राइव डेटा टाइप्स होती हैं। टोपोलॉजीज जो है वो वर्चुअल होंगे। इसके अलावा C++ एंड फोरट्रॉन के लिए ये पोर्टेबल होता है, जिस तरह कि हमने पहले भी देखा कि ये 3 लैंग्वेज हैं जिसमें वो पोर्टेबल होता है। उसके बाद ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है सेम एज इट इज पेपर में पूछा जाता है कि हाउ बिग इज़ द MPI लाइब्रेरी। तो इसमें इसके फंक्शंस वगैरह बताने होते हैं कि इसमें टोटल 125 फंक्शंस होते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक देखें तो बेसिक फंक्शन जो है वो सिर्फ 6 हैं। तो यहाँ पे इसके फंक्शंस बताने होते हैं आपने पेपर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वेयर टू गेट MPI लाइब्रेरी, यानी कि आप MPI लाइब्रेरी को कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 2 लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं, सिर्फ आपने इनके नाम देखने हैं कि आप इस लाइब्रेरी को कहाँ से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद MPI बेसिक्स हैं, इसमें आपके पास कुछ फंक्शंस वगैरह बताए गए हैं और ये फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, पहले भी पेपर में आते हैं और इंशाल्लाह ये पेपर में दोबारा फिर आएंगे, इसलिए ये आपने सेम एज इट इज़ ही प्रिपेयर कर लेने हैं कि MPI बेसिक जो फंक्शंस हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है मैसेज पासिंग प्रोग्रामिंग। इसके बारे में दोबारा से यहाँ पे कुछ MCQs वगैरह हैं जो रिपीट हो चुके हैं कि मैसेज पासिंग प्रोग्रामिंग जो है, पहले भी हमने देखा कि हर प्रोसेसर के पास अपनी एक लोकल मेमोरी होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यूज़ होते हैं। इसके अलावा डेटा लेने के लिए सेंटर सेंड करेगा, रिसीवर रिसीव करेगा, यानी कि वही बातें हैं जो कि दोबारा से यहाँ पे रिपीट हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो ये है कि मैसेज पासिंग प्रोग्रामिंग मोड्स कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो इसमें सिंक्रोनस है, असिंक्रोनस है, ब्लॉकिंग, नॉन ब्लॉकिंग, इसके अलावा बफर्ड एंड अनबफर्ड। मजीद इसके बारे में सिर्फ डिफरेंस बताया गया है जो अक्सर डेफिनेशन की फॉर्म में MCQs में पूछा जाता है
यानी कि इसकी डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट गिवन होता है और आपने बताना होता है कि कौन सी कंडीशन है। तो ब्लॉकिंग जो है ना, इसमें फंक्शन तब तक रिटर्न नहीं होता जब तक कि मैचिंग रिसीव ना हो जाए, लेकिन नॉन ब्लॉकिंग में फंक्शन फ़ौरन रिटर्न हो जाता है, रिसीव बाद में भी हो सकता है। उसके बाद साइंक्रोनस और असाइंक्रोनस है, मतलब कि ऑपरेशन जो है कंट्रोल फ्लो के अंदर होगा तो साइंक्रोनस है, यानी कि विद इन द फ्लो ऑफ द कंट्रोल, लेकिन अगर आउटसाइड है, बाहर है, तो वो असाइंक्रोनस कहलाता है। ये सिर्फ इसमें कुछ डिफरेंस है जो आपने एमसीक्यूज के लिए देखना है। उसके बाद है बफर्ड एंड अनबफर्ड। बफर्ड में क्या होगा कि मैसेज बफर में स्टोर हो जाता है, कनकरेंसी इंक्रीज होती है, और इसमें ये है कि जो डिले है वो हो सकता है बफर में। इसके अलावा जो अनबफर्ड है, इसमें कोई डिले नहीं होता, जो मैसेजेस वगैरह हैं वो डायरेक्ट सेंड होते हैं, यानी कि अगर आपने सेंड करना है, रिसीव करना है दो प्रोसेसेस के दरमियान, तो वो डायरेक्टली मैसेज सेंड भी हो सकते हैं, रिसीव भी हो सकते हैं, इसमें बफर में नहीं जाएगा मैसेज। इसके अलावा है कि इसमें जो लेटेंसी है वो लो होती है, मतलब डिले कम होता है। लेटेंसी का मतलब होता है कि मैसेज पास होने में जो डिले आता है वो लेटेंसी कहलाता है, तो इसमें लो लेटेंसी होती है। इसके अलावा मज़ीद यहाँ पे साइक्रोनस और असाइक्रोनस के बारे में ही बताया गया है कि मैसेज पासिंग प्रोग्राम जो होते हैं ना, वो साइक्रोनस और लूजली साइक्रोनस पैराडियम को यूज़ करते हुए लिखे जाते हैं। इसके अलावा ये बताया गया है कि जो साइक्रोनस पैराडियम होते हैं, इसमें जितने भी कंकरेंट टास्क होते हैं वो असाइक्रोनसली तौर पर ही एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये सिर्फ यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो आपने एक बार रीड कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे साइक्रोनस कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है कि ये सिर्फ तब कंप्लीट होती है जब मैसेज रिसीव हो जाए, मतलब कि तब तक कंप्लीट ही नहीं होगी जब तक मैसेज रिसीव नहीं होगा। उसके बाद यहाँ इसके कुछ फीचर्स वगैरह बताए गए हैं कि इसमें ब्लॉकिंग, सेंड एंड रिसीव होता है, इसके अलावा अनबफर्ड कम्युनिकेशन होती है, इसमें सेवरल स्टेप्स होते हैं, इसके अलावा इसमें डिले भी हो सकता है। उसके बाद है साइक्रोनस मैसेज पासिंग है, यानी कि रिसीव से पहले ही कंप्लीट हो जाती है। अगर अभी तक आपको मैसेज रिसीव नहीं हुआ फिर भी ये कंप्लीट हो जाएगी। इसमें 3 मोड होते हैं, वो कौन कौन से हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा एमसीक्यूज में इनका डिस्क्रिप्शन गिवन होता है और आपने बताना होता है कि इस मोड का क्या नाम है। उसके बाद यहाँ पे इसके बारे में मज़ीद बताया गया है कि इसमें 2 फ्लेवर यूज़ होते हैं, ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग। ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे इसके कुछ बेनिफिट्स वगैरह बताए गए हैं, और जो बेनिफिट्स हैं ना, वो सिर्फ आपने पॉइंट्स के फॉर्म में लिखने होते हैं, जिसमें सबसे पहले है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि सिर्फ एमपीआई ही ट्रू स्टैंडर्ड होता है। इसके अलावा पोर्टेबिलिटी इसकी बेस्ट है, यानी कोड चेंज करने की, मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा इसमें परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटी होती है, यानी कि हार्डवेयर ऑप्टिमाइज्ड इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। फंक्शनलिटी इसकी अच्छी होती है, यानी कि 115 प्लस रूटीन्स इसमें शामिल होती हैं। इसके अलावा इसकी स्केलेबिलिटी अच्छी होती है, लाइक थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर की सपोर्ट होती है। इसमें हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग होती है। इसके अलावा अवेलेबिलिटी है, यानी कि वैरायटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस अवेलेबल होती हैं, जिसमें वेंडर भी होती हैं और पब्लिक डोमेन भी शामिल होती हैं। तो यहाँ तक हमारे पास वीक नंबर 10 कंप्लीट होता है। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक क्लास में करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनकी भी फाइनल टर्म की तैयारी हो सके। एंड फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।